नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस शो के अंदर जिसका नाम है सफलता की बातें। आज फर्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में इन डेप्थ, क्योंकि सफल व्यक्ति के अंदर एजुकेशन का भी रोल होता है। आज हमारे साथ हैं तुषार कंसल सर, जो एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनको नॉलेज है सारी चीज़ों से रिलेटेड। सर रोज़ नॉलेज लेते रहते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उनको नॉलेज मिलती रहे। सर आज हमारे साथ आए हैं एक्सपीरियंस शेयर करने और सारी चीज़ें बताने जो कि ज़रूरी होती हैं एक सफल व्यक्ति के अंदर, एंड प्रैक्टिकली इन्होंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की है इन चीज़ों को। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। सर का बहुत मन था हम ऐसी चीज़ें जो बना रहे हैं रिलेटेड टू लाइफ चेंजिंग चीज़ें, उसमें वो भी अपना सहयोग दे सकें। थैंक्स सर। तो सर वेलकम टू दिस शो की स्टार्टिंग करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से, जो कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर आप इंट्रोडक्शन दीजिए जिससे लोग जान पाएँ आपके बारे में और आपके जो काम आपने किए हैं इतने अच्छे, उनके बारे में। हाय विभांशु, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस शो सफलता की बातें, जो शो लाखों लोगों तक पहुंचता है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में और जानेंगे कि कैसे मेरी जर्नी रही एजुकेशन में और मेरा रोल क्या है एजुकेशन में, मेरे करियर में एजुकेशन का क्या रोल है और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस कौन रहा है मेरी अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन में। और मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है एजुकेशन को, कौन से टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और टेक्नोलॉजी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या एक डिजिटल डिवाइड है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं तुषार कंसल, मेरी कंपनी है कंसल्टेंसी वेंचर्स और मैंने 500 से ज़्यादा टॉक्स, पैनल डिस्कशंस और पॉडकास्ट की हैं, जो सारे वीडियोस यूट्यूब, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, गूगल पर अवेलेबल हैं। तो आज इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एजुकेशन के बारे में लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कस सफलता की बातें शो में विभांशु जी का। मेरी इंट्रोडक्शन ये है, मेरा नाम है तुषार कंसल, दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का। मैंने छोटे टाउन्स में काफ़ी रहा, मैं उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में 1980s में आया और कॉन्वेंट एजुकेशन किया। उसके बाद इंजीनियरिंग किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया फाइनेंस में। मैंने 3 बिजनेसेस लगाए जिसमें से 2 में काफ़ी अच्छा एग्जिट मिला मेरे को, और अभी जो मेरी कंपनी है कंसल्टेंसी वेंचर्स, वो पिछले 10 साल से 2016 से दिल्ली में काम कर रही है। हमारा एक इन्वेस्टर नेटवर्क है जिसमें वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, और मैं एक कनेडियन फंड लॉयल VC का वेंचर एडवाइज़र हूँ। इसके साथ मैंने 500 से ज़्यादा टॉक्स और इवेंट्स, पैनल डिस्कशंस, पॉडकास्ट की हैं, जो गूगल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन, वहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं जिन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ वो एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप फंडिंग, लाइफ मोटिवेशन और सारे फाइनेंशियल टॉपिक्स, प्लस काफ़ी जियोपॉलिटिक्स और किस तरह से आप लाइफ को डील कर सकते हो। मैंने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट की है जिसका नाम है आराध्या बाय तुषार कंसल, और मेरी जो कॉर्पोरेट पॉडकास्ट है वो राइट बाय तुषार कंसल। इसके साथ साथ मेरा ब्लॉग है जो 26 लाख हिट्स थे, जिस पे 2014 में 59 आर्टिकल्स थे इंडस चर्निंग के नाम से। वो इतना फेमस हो गया था कि मेरे को CNN न्यूज़ 18 में प्राइम टाइम डिस्कशन में इनवाइट आया था, और मैंने काफ़ी डिस्कशंस किए प्राइम टाइम में। जब वो करप्ट हुआ और किसी ने उसको करप्ट कर दिया तो वो रिकवर नहीं हुआ। अब मैंने रिसेंटली 2024 में उसको
रीस्टार्ट किया है induschurning.com के नाम से। तो ये है मेरे बारे में। मैं एक बहुत ही नॉलेज ड्रिवन आदमी हूँ जो दिन में 3 घंटे रीडिंग करता हूँ स्कूल टाइम से, पिछले 40 साल से। तो बहुत जिज्ञासु हूँ, बहुत मुझे लर्न करने का बहुत शौक़ है। और मेरी कॉर्पोरेट जर्नी में मैंने बहुत अच्छी कंपनीज़ में काम किया, जैसे बिग 4 में डेलॉयट एंड टूश में काम किया, और टाइम्स ऑफ इंडिया का जो वेंचर आर्म है ब्रांड कैपिटल, वहाँ पे काम किया। इसके साथ साथ मैंने 20,000 करोड़ रुपए का डेट रेज़ किया अपनी कंपनी, रशियन कंपनी MTS के लिए, जब मैं वहाँ पे हेड ऑफ ट्रेजरी था MTS के नाम से। और लास्टली मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था एक 1500 करोड़ की कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, $325 बिलियन का फंड है, गुगनहाइम पार्टनर्स, उसकी कंपनी है। तो अभी मैं बहुत ही अलग अलग विषयों के बारे में टॉक्स देता हूँ, स्पीकिंग सेशंस करता हूँ और ब्लॉग आर्टिकल्स लिखता हूँ। 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं मेरे, गूगल पे अवेलेबल हैं। यही है। सर, आपने बहुत अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया है। आप सब समझ गए होंगे कि सर की जो लाइफ है वो बहुत इंस्पायरिंग रही है एंड सर ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर करी है। तो यार इजीली सर बता पाएंगे कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस एक सफल व्यक्ति के अंदर। आजकल एक बहुत गलत धारणा चल रही है कि यार एजुकेशन की क्या ही ज़रूरत है, लोगों को शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए कि भाई कम समय में सक्सेसफुल हो जाए, वो एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी एक गलत थिंकिंग चल रही है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। आप सबको आज मैं बहुत चीज़ें जो कि रिलेटेड होती हैं एजुकेशन से, वो सर के साथ मिलके बताऊंगा और सर अच्छे से बताएंगे कि यार उनकी लाइफ में कैसे जो एजुकेशन है उसने रोल प्ले किया है। तो अपन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन यू शेयर योर जर्नी इनटू एजुकेशन एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस फील्ड। मैं एक बार क्वेश्चन हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। आप अपनी जर्नी को शेयर करिए जो कि एजुकेशन में रही, एंड कौन सा ऐसी इंस्पिरेशन है जिसने आपको इस फील्ड को परस्यू करने के लिए इंस्पायर किया। Well, I did my schooling in small cities and came to Delhi, where I did my schooling from Montfort School, which is a conservative convent school. And the schooling was traditional, like CBSE syllabus, and a lot of rote learning. When I wanted to do engineering, I had to study for entrance examinations. My father is from IIT Delhi, civil engineer, 1971 batch. And when I was studying for engineering, I realized that now we are talking about application of concepts. And the whole life in the school learning, we have been learning about a lot of rote learning and, not so much of application of concepts. So that's the first time when I realized that the learning pattern is not suited for a lot of things. And later on, I did engineering, and not so much of practical learning, a lot of theoretical learning. And when I did MBA Finance from University of Delhi, that's when I realized that every learning should result in you developing skills to execute some task. And that's how I was always a voracious reader. I used to read 3 hours every day from school time till today. And I realized that successful people are either into technology or finance. And I'll tell you, I did my MBA Finance from University of Delhi, but the actual understanding of finance I got from when I did a job at the Big 4, which was Deloitte and Touche. So my view about education is, education should result in you developing hard skills and soft skills.
Hard skills are things which you can do with your own hand, like coding, like doing painting, like doing some electricity work, like plumbing, anything, any task which you can do with your own hands. And soft skills are your understandings about how to motivate people, how to handle a team, how to get work done from people. Those are the soft skills, like communication skills. And the thing with our education system is that we are teaching something and then testing it. एग्ज़ाम हो जाते हैं, राइट? तो हम एग्ज़ाम में ये देख रहे हैं कि बंदे ने कितना लर्न किया, लेकिन जो रियल लर्निंग है लाइफ में वो होती है लाइफ को समझना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ। कि मतलब लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। एंड माई किड्स आस्क, पापा जो ये कंपनी गलत काम कर रही थी ये इतनी बड़ी कैसे बन गई, हाउ कम दे आर मेकिंग सो मच ऑफ मनी। मतलब लाइफ की जो क्वेश्चंस होते हैं। तो 1857 तक इंडिया में 7,32,000 वैदिक स्कूल्स थे, नेबरहुड वैदिक स्कूल्स, जहाँ पे सस्ते में वेदास के बारे में, भगवद गीता और गुरु ग्रंथ साहिब और बुद्धा और महावीर सबके बारे में टीचिंग कराई जाती थी, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जिसको ज़िंदगी की समझ हो। लेकिन वो एजुकेशन हमने बाहर निकाल दी सेक्युलरिज्म के नाम पर। तो मेरा व्यू एजुकेशन के बारे में ये है कि आजकल के टाइम एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है गूगल पे। किसी को डिग्रीज करने की क्या ज़रूरत है, वो तो गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, एजुकेशन वेबसाइट्स, एडटेक वेबसाइट्स पे जाके वीडियोस देख के पढ़ लेगा। मेन चीज़ है उसको अच्छा इंसान बनाना, उसको डीप समझ देना कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के बारे में एक एटीट्यूड देना, उसको बोलना कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, सही काम करने चाहिए, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साथ ही साथ उसको हार्ड स्किल्स देना, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, सोशल साइंसेस। उसको कंट्री के बारे में हाई सेल्फ एस्टीम देना कि वो अपनी कंट्री के बारे में अच्छा सोचे कि मेरे देश में इतने अच्छे अच्छे काम हुए। तो मोरालिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में। तो मेरा व्यू एजुकेशन के बारे में यही है कि असली एजुकेशन एक होलिस्टिक चीज़ है जिसमें हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि जापानीज स्कूल्स अपनी कंट्री के बारे में बहुत अच्छी सेल्फ एस्टीम सिखाते हैं, और वो दूसरे लोगों का ख्याल रखना कि जब हम मेट्रो में हैं तो हमें ज़्यादा शोर नहीं करना, हमें लाइन में घुसना है, हमें दूसरों को पहले जगह देनी है, हमें सब जगहें साफ रखनी है। ये सारी चीज़ें भी तो सिखानी चाहिए ना। पर्सनल फाइनेंस, कैसे हम पैसे को कमाएं, पैसे को मैनेज करें, बैंक में डिपॉजिट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें, बिजनेस कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा। तो एजुकेशन में वो मानता हूँ कि मैंने तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के चक्कर में इंजीनियरिंग करी और MBA फाइनेंस करा और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से कोर्स किया। तो मेरा यही मानना है कि इंसान को एक होलिस्टिक तरीके से एजुकेशन को परस्यू करना चाहिए। सर ने बिल्कुल सही कहा कि इंसान को सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स अपनी लाइफ के अंदर सीखते रहनी चाहिए। देखो यार, होता क्या है, जब अपन कैरियर सेलेक्ट करने जाते हैं ना तो इतनी सारी एडवाइसेस मिलती है, नहीं बेटा वो कर ले, नहीं तो इंजीनियर बन जा, नहीं तो CA कर ले, नहीं तो CMA कर ले, नहीं यार तू वो चीज़ कर ले, वो चीज़ कर ले, बहुत सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट क्या वो इतनी सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं, क्या वो सारी सही होती हैं? तो द आंसर इज़ नो। हर एक इंसान की एक स्पेशलाइजेशन होती है हर चीज़ में। उस स्पेशलाइजेशन को उसको समझना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, और वो एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है जो कि मदद करती है इस चीज़ के अंदर। अब यार होता क्या है कि बहुत से लोग अपनी लाइफ के जो डिसीजन जो बहुत बड़े बड़े होते हैं कैरियर से रिलेटेड, वो किसी और के कहने पे ले लेते हैं। बट जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो वही लोग जिनकी एडवाइस उन्होंने मानी है
वो लोग कहते हैं यार इस लड़के में दम ही नहीं था, इस लड़की में दम ही नहीं था, तभी नहीं हो पाई वो सक्सेसफुल। तो अपनी लाइफ का जो डिसीज़न है ना वो खुद लेना है। सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो खुद सोच के एंड समझ के करनी है। पर यार ये चीज़ करेंगे कैसे भाई? ये चीज़ समझ भी तो आनी चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। यही टूल है जो एजुकेशन आपको देती है कि यार क्या सही और क्या गलत है। चलो अब यार इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे कि स्कूल और कॉलेज क्या हमें 100% बना देती हैं क्या कि हम लाइफ सस्टेन कर सकें। तो देखो ड्यू टू एजुकेशन सिस्टम एंड बहुत सी चीज़ों से रिलेटेड हम अभी इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बट द आंसर इज कि यार नहीं बनाती हैं। चलो दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सर मैं पूछना चाहूँगा, व्हाट्स योर करंट रोल इन एजुकेशन एंड हाउ हैज़ योर करियर इवॉल्व्ड ओवर टाइम? हिंदी ऑडियंस के लिए मैं वापस पूछ लेता हूँ, क्या आपका करंट रोल है एजुकेशन के अंदर, करंट मतलब आजकल रोल है एजुकेशन के अंदर, और कैसे आपका जो कैरियर है वो इवॉल्व किया है, मतलब बदला है समय दर समय। तो यार देखो हिंदी ऑडियंस के लिए भी मैं अच्छे से इस चीज़ को बता रहा हूँ जिससे सब लोग समझ पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यार हमें ये चीज़ समझ आए, भले वो इंग्लिश में है या हिंदी में, क्योंकि पॉडकास्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो सर आप बताइए जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। देखिए मैंने इंजीनियरिंग करी और मैंने एमबीए फाइनेंस करा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से लीडरशिप का कोर्स किया। तो मेरा क्या था कि मैंने पहले आईआईटी जेई एंट्रेंस का इंस्टीट्यूट सेटअप किया था, जिसने काफ़ी ग्रो किया, 3 सेंटर्स बन गए और हमने 800 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। तो मेरे को एजुकेशन फील्ड का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, और मैंने एजुकेशन में असली एजुकेशन मैं उसी चीज़ को मानता हूँ जिसमें हम सामने वाले को ऐसा एक स्किल दें जिससे वो लाइफ में यूज़ करके अपने उससे कुछ अर्न कर सके, उससे कुछ ग्रो कर सके, उससे वो परमानेंट लर्निंग ले लाइफ में, और सिर्फ टेम्परेरी स्किल्स ना सीखे कि भाई ये हमने टेक्नोलॉजी सीख ली, ये हमने कुछ करना सीख लिया, लेकिन एक अच्छा इंसान बने और लाइफ की डीप अंडरस्टैंडिंग हो। तो जो मेरा मोटो रहता है जब मैं टॉक्स देता हूँ एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स पे और प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसमें मेरा मोटो ये है, सिंप्लीफाइंग लाइफ एंड इंडस्ट्री विद मीनिंगफुल टॉक्स। मैं स्कूल टाइम से ही 3 घंटे रोज़ रीडिंग करता हूँ। तो मैंने एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत मेरे को बहुत अच्छी लगी बुक, द पावर लॉ सेबेस्टियन मैलबी की बुक, सार्थक आहूजा की बुक डेली कॉफ़ी एंड स्टार्टअप फंड रेजिंग। जो लोग बहुत मानते हैं कि वो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट में स्टक हैं, उनके लिए द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, डेविड डीडा की बुक। तो बुक्स आप पढ़िए, नॉन फिक्शन पढ़िए, आपको लाइफ की बहुत नॉलेज गेन होगी। 0 to 1 पीटर थील की बुक है, सिस्टर शिवानी की बुक है हैप्पीनेस अनलिमिटेड, जिड्डू कृष्णामूर्ति की बुक है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, थिंक एंड ग्रो रिच है नेपोलियन हिल की बुक। इस तरह से आप मतलब बुक्स आप पढ़िए, आपके लाइफ में इतना वैल्यू ऐड होगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स मिलेंगी और आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, उनकी बुक है वाई भारत मैटर्स। और आप HDFC के बारे में पढ़िए, वो बैंक दीपक पारेख जी ने कैसे बनाया, L&T को कैसे बनाया, और मिस्टर नायक ने, और इनके बारे में आप पढ़िए, आपको नए नए स्किल्स मिलेंगे। और अगर आप स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड डेवलप करेंगे तो आपको एजुकेशन, रियल एजुकेशन मिलेगी। उसके लिए आप सिस्टर शिवानी ब्रह्मा कुमारीज़ की और श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के, और सदगुरु ईशा फाउंडेशन जो उनका है, इनके बारे में इनके व्यूज़ पढ़िए। आप बुद्धिज़्म के बारे में पढ़िए, थिच नाथ हाना कंबोडियन मॉन्क हैं, उनकी बुक्स पढ़िए। बाकी आप लाइफ में अपने
माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी पढ़िए। आपको आपको सारे टूल्स आजकल गूगल पे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं, डेटा अवेलेबल है, डेटा डेमोक्रेटाइज हो चुका है। और मेरा करियर ने कैसे इवॉल्व करा कि मैंने जब बिज़नेस सेल किया उसके बाद मैंने डेलॉयट एंड टूश ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने हार्डकोर फाइनेंस किया और फाइनेंशियल एजुकेशन सीखी मैंने वहाँ पे बहुत। वहाँ से मैं चला गया टाइम्स ऑफ इंडिया का वेंचर आर्म ब्रांड कैपिटल, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हमारी टीम ने। सो आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टमेंट। वहाँ से मैं कुछ टाइम एयरसेल के पास था बट वो पसंद नहीं आया, तो रशियन टेलीकॉम कंपनी MTS में चला गया। वहाँ एज हेड ऑफ ट्रेजरी मैंने $2.5 बिलियन कंपनी के लिए रेज करे 3 साल में। और फाइनली मैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स, एक 1500 करोड़ की कंपनी है जो अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड है, $325 बिलियन का फंड है, गुगनहाइम पार्टनर्स उनकी कंपनी है। तो ऐसे मेरा करियर इवॉल्व हुआ। उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था जो ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया उसमें, और मैंने 2016 में कंसल्टेंसी वेंचर्स सेटअप किया। तो जो मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, वो मैंने कंसल्टेंसी वेंचर्स में यूज़ किया। और पिछले 9 साल से हमने 450 वेंचर कैपिटल फंड्स, फैमिली ऑफिसेज, एंजल नेटवर्क्स का एक नेटवर्क बनाया है। इसके साथ साथ मैं एक कनेडियन वेंचर कैपिटल फंड का वेंचर एडवाइज़र हूँ। द फंड इज़ कॉल्ड लॉयल VC। और जो मेरा पूरा एजुकेशन है मैं वो दूसरों को पास ऑन कर रहा हूँ। मैं सोसाइटी को आई एम पेइंग इट फॉरवर्ड। मैंने 500 से ज़्यादा टॉक्स करी हैं, वो सारे वीडियोस गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई सब जगह अवेलेबल हैं। और मैंने IITs, IIMs, बहुत सारे एकेडमिक प्लेटफॉर्म्स और मैंने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक TIE और PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, GSD वेंचर स्टूडियोज़, उनके मैंने टॉक्स करे हैं। और मैं इसी तरह से गिव बैक करता हूँ कि मेरा मोटो हमेशा रहता है सिंप्लीफाइंग लाइफ एंड इंडस्ट्री विद मीनिंगफुल टॉक्स। तो मैंने हर चीज़ सिंप्लीफाई करी है। मेरे ब्लॉग आर्टिकल्स आप सर्च कर सकते हो, देयर आर मोर देन 250 आर्टिकल्स ऑन गूगल जिसके अंदर मैं अपना व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता हूँ। मेरा एक ब्लॉग है induschurning.com। मैंने ये ब्लॉग क्रिएट किया था 2013 में। उसमें 59 आर्टिकल्स थे, 26 लाख हिट्स थे, 2.6 मिलियन। और उस टाइम मुझे CNN न्यूज़ 18 वालों ने टीवी पे बुलाया था जब मेरा ब्लॉग देख के, और वहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए मैं जाया, मतलब मेरे घर पे वो आती थी OB वैन, वहीं से 9 o'clock का जो डिस्कशन होता है प्राइम टाइम, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया करता था। तो मेरे को नॉलेज ने, ज्ञान ने, देखिए सरस्वती जो होती है वो गॉडेस ऑफ नॉलेज होती है और उससे प्रॉस्पेरिटी आती है, गॉडेस ऑफ लक्ष्मी। तो नॉलेज, आप अगर ज़िंदगी कैसे वर्क करती है, स्किल सेट्स आप एक्वायर करिए, सब चीज़ों के बारे में होलिस्टिक तरीके से करिए, तो आपको बहुत आगे ग्रो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सर ने जो बुक्स रिकमेंड करी हैं वो आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि यार एक डिटेल्ड फॉर्म में सर ने बताया कि आप ये वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी। आपने सबसे बड़ी चीज़ गाइस देखी होगी कि एक सफल व्यक्ति, जो भी इंटरव्यू में भी आपने सुना होगा कि यार ये वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी। बुक रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ यार, मेरे अंदर भी ये हैबिट अभी नहीं डेवलप हुई है। मैं बहुत बार बुक्स रीड नहीं कर पाता। कुछ बुक्स मैं रीड करता हूँ, बट डेफिनेटली मैं एक हैबिट बनाऊँगा कि यार मैं रोज़ एक ना एक बुक रीड करूँ, क्योंकि इफ़ यू रीड यू लर्न, एंड इफ़ यू लर्न यू अंडरस्टैंड कि कैसी चीज़ें होती हैं। सर ने एक बात कही कि यार मैं सोसाइटी को भी पे कर रहा हूँ। सही बात है। अगर आप नॉलेजेबल बन जाते हो ना तो आपको समझ आ जाता है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। बहुत से मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ बनती हैं, बहुत से रूल्स निकलते हैं, बट वो इतना बेनिफिट नहीं दे पाते सोसाइटी को।
बट आप अगर एक एजुकेटेड व्यक्ति हो ना, आप प्रॉपर रिसर्च करोगे, प्रॉपर चीज़ें करोगे, जिससे लोग इंस्पायर हो, जिससे लोगों को लगे कि यार हाँ यार, इस व्यक्ति ने कुछ हमारे लिए अच्छा किया। एक एजुकेटेड सीएम, एक एजुकेटेड पीएम और एक एजुकेटेड मिनिस्टर जब हमारी कंट्री के अंदर होंगे ना, तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट 4x स्पीड पे होगा। अभी भी जो सारे अथॉरिटी, सारे लोग हैं मिनिस्ट्री में, वो बहुत अच्छे हैं, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि यार एजुकेशन बहुत रोल प्ले करती है इस चीज़ में, कि सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। तो चलो यार, अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, हु और व्हाट हैड द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर अप्रोच टू एजुकेशन। इसको हिंदी ऑडियंस के लिए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। कौन और क्या चीज़ है जिसने आपको प्रेरित किया एजुकेशन लेने के लिए, मतलब एजुकेशन की अप्रोच लेने के लिए। हाँ यार देखो, मैं सॉरी बोल देता हूँ कि अगर मैंने कुछ भी गलती से मिस्टेक कर दी हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको दोनों फॉर्म में बता सकूँ कि यार हिंदी में ये क्वेश्चन है, इंग्लिश में ये क्वेश्चन है। आपका सवाल है हु और व्हाट हैड द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन योर अप्रोच टू एजुकेशन। देखिए, मैं कुछ लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। मेरा जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जो बना 1994 में, वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के बैकग्राउंड से उसकी फैमिली थी। तो उसको अलग अलग फोरम्स पे सुनना, बात करना बहुत अच्छी तरह आता था, और उसको बहुत पर्सपेक्टिव था बहुत सारी चीज़ों का, हिस्ट्री के बारे में और एक पॉलिटिक्स के बारे में और सोशल इश्यूज़ के बारे में, जो कि जनरली स्कूल के करिकुलम में तो पढ़ाया नहीं जाता। तो एक मनु तनेजा जो मेरा फ्रेंड है, उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस रहा, बिकॉज़ मैंने बहुत एक्सपोजर लिया उससे। उसके बाद जब मेरी स्कूल में एक टीचर थी, मैम सस्मिता, जो इंग्लिश पढ़ाती थी, उनके पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में बहुत पॉजिटिव सोच थी उनकी, बहुत मोटिवेट करती थी। फिर इंडोरामा सिंथेटिक्स में मिस्टर सिंघवी मिले, जो एक MBA कॉलेज लगाना चाहते थे इंडोरामा की तरफ से, तो वो उसके डायरेक्टर थे, तो वो हमारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट किया करते थे। उसके बाद बहुत लोगों से मिलना हुआ, जैसे डॉक्टर माथुर थे हमारे, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे जब मैंने IIT का कोचिंग इंस्टीट्यूट बिज़नेस खोला था। उनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ, उनकी सिंसेरिटी से, और जिस मेहनत से वो बच्चों को पढ़ाते थे और सच्ची में चाहते थे कि बच्चों को अच्छी मैथ्स आए। इसी तरह डिलॉयट एंड टूश में सूरज कालरा थे, जिन्होंने मुझे फ़ाइनेंस सिखाया, फ़ाइनेंस की जो बहुत डीप फाइनेंस होता है उसको सिखाया। तो मैंने बहुत रीडिंग भी करी, और मैंने ये रियलाइज़ करा कि आपका नॉलेज जो आपको क्लास में मिल रहा है वो धीरे धीरे चला जाएगा। शायद उसमें से आप 90% भूल जाओ, लेकिन आपका कैरेक्टर रह जाएगा। कैरेक्टर आपका रह जाएगा। अगर उस क्लास में आपको सच्चाई के बारे में सोचना और विश्व की भलाई के बारे में सोचना और सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचना और सही एक्शन करना, सही कर्मा करना, अगर ये चीज़ें आपको नॉलेज के साथ, टेक्निकल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज और जो भी है उसके साथ अगर आपको नहीं सिखा रहे, तो वो राइट लर्निंग नहीं है। अब जैसे आप देखिए कि हमारे मीडिया में हम देखते हैं कि कोई कुछ पार्टी का कोई आदमी कुछ बोलता है, मीडिया उसको एज इट इज़ दिखा देता है, फिर दूसरी पार्टी का कुछ अलग बात बोलता है, वो एज इट इज़ दिखा देता है। ऐसे बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो आपको ये बताते हैं कि देखो ये आदमी ने स्टेटमेंट दिया है पॉलिटिकल पार्टी वाले ने, तो ये गलत थी, इसमें सच्चाई नहीं थी, या फिर दूसरे वाले ने दिया है तो ये सही थी। वो एनालिसिस करके नहीं दिखाते। तो इसका मतलब ये है कि जर्नलिज्म की एजुकेशन में भी बहुत कमियां हैं।
इंडियन जुडिशरी को देख लीजिए, केस चलते हैं 10 साल 20 साल, लॉयर की पैसे देने के पैसे नहीं होते लोगों के पास। जुडिशरी आंख बंद करके एक फाइल एक जज से दूसरे जज पे घूमती रहती है। अगर सच्चाई को पैरामीटर बनाया किसी जज ने तो वो केस कितनी जल्दी सॉल्व कर लेगा। उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज चाहिए, पुलिस, सीबीआई, ईडी, अगर उन्होंने ट्रूथ को बेस बनाया तो वो कितनी जल्दी केस को सॉल्व कर लेंगे। तो मेरा अप्रोच टू एजुकेशन है कि हमें एक साउंड सॉलिड कैरेक्टर क्रिएट करना है बच्चों में। जैसे कि विवेकानंद ने कहा था कि हमें एक लोहे का कैरेक्टर क्रिएट करना है जो अंदर से दुनिया के बारे में डीप समझ रखता हो, इंक्लूडिंग भगवान की समझ रखता हो, नेचर की समझ रखता हो, अर्थ के बेनिफिट्स की समझ रखता हो। वो ही सही एजुकेशन है। और इसमें मैं कुछ और लोगों का भी क्रेडिट देता हूँ जो मेरी लाइफ में आए। जैसे मैंने रशियन टेलीकॉम कंपनी में काम किया तो वहाँ पे इलिया कोसुलपोव थे, सर्गी सेवचेंको थे, और बाद में जब मैंने बिज़नेस शुरू किया उसमें भी ओवर द लास्ट 9 years कंसल्टेंसी वेंचर्स में मुझे बहुत ऐसे लोगों का मिलना हुआ जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। उन सब का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड है मेरा उनके लिए। सर, आपने इसका आंसर बहुत अच्छे से दिया है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ डू यू सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफरिंग एजुकेशन? आर दीज स्पेसिफिक टूल्स और प्लेटफॉर्म्स यू फाइंड पर्टिकुलरली वैल्यूएबल? हिंदी ऑडियंस के लिए इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। कैसे जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर रही है एजुकेशन को, मतलब रेवोल्यूशन ला रही है एजुकेशन के अंदर, और कौन से ऐसे टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको लगता है कि ज़रूरतमंद हैं, मतलब वैल्यूएबल हैं? Well, I think education has changed a lot since the time I did my engineering and MBA. Today you have tools which are so easily available. You have SaaS-based tools, CRMs. Everything is available through edtech websites. You have pre-recorded video sessions. You have live video classes. You have even within the classroom usage of video-based learning. And a lot of it has been made possible by the launch of the Jio in India, which means very cheap internet, high speeds. On the content side, the launch of ChatGPT has made it possible for a student, whether he's from school or college or even a working professional, to have access to knowledge very easily. Then there are tools which are built on top of ChatGPT, for example, which make it very easy for anyone to create presentations. On the design side, the launch of Canva has made it very easy for anyone to design better, without bothering to first learn softwares like we used to do with Adobe Photoshop, Corel, and those things. So everything has been simplified. Education has been democratized to a large extent because of the use of technology. And after COVID, everybody had jumped online, but the trend has reversed in the sense that a large part of the students, they still prefer live learning. And that is why Unacademy, like one of the edtech companies, well-funded edtech companies, a unicorn, they are still conducting live classes over the internet, whereas it is very easy for them to have recorded classes, pre-recorded videos. If you want to do international education today,
You can just do courses from Coursera or edX. And if you want to do degree courses sitting at your home, you can easily do that again on the edtech websites. So things have become very simplified. At the same time, students and everyone needs to have a good working handle of the internet and the technology tools so that everybody is able to profit from it. सर ने हमें इजीली अंडरस्टैंड करा दिया कि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हेल्प करेगी एजुकेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, और कौन से ऐसे स्पेसिफिक टूल्स हैं और प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत वैल्यूएबल हैं। देखो यार, ये क्वेश्चन डालने के 2 रीज़न थे। एक तो ये रीज़न था कि आपको बताना था कि आने वाले फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड करेगी एजुकेशन को, और दूसरा रीज़न कि मैं टेक्नोलॉजी के लिए बहुत पैशनेट हूँ। आप लोगों ने देखा ही है ये चीज़। तो यार सबसे बड़ी चीज़ ये आ जाती है कि यार जो टेक्नोलॉजी है ना, उसके प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर से, 5th क्वेश्चन है ये मेरा, कि कौन से प्रोज हैं और कौन से कॉन्स हैं मोर टेक्नोलॉजी को क्लासरूम के अंदर लाने के लिए। अब मैं हिंदी में पूछूंगा क्वेश्चन और सर एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। Your question is, what are the pros and cons of incorporating more technology in the classroom? It's a good question because we now have, in today's times, a lot of technology inside our homes. In fact, technology has marched right inside our homes. Today, even a small kid is used to seeing many screens. There is a mobile screen, there is a iPad or any pad screen, there is a TV and laptop. So we are bombarded with screens, and along with screens we are bombarded with a lot of data. To give you an example, in today's times, every day on YouTube almost 65 crore videos are uploaded. So 650 million videos every day, and people are so hooked to seeing reels and shorts and LinkedIn videos and stories that everybody is glued to the videos. So the negative side of this is that the screens, they provide you information very fast, so your mind has to process the information also very fast. So your mind starts running very fast. So your patience level goes down, your capability to think coolly with a clear mind goes down, and your mind is tired all the time. If you are on screens 8 to 10 hours a day, naturally your mind will be tired all the time. So that is the flip side of having too much of technology. People used to think that after COVID, all the students, they moved to online. So, they believe that the future of education is online. But we have seen a reversal of the trend. Again, students are preferring live classes, not only online live classes, but also actually attending a classroom. So we can't say that, the majority of the education has moved online, and technology, the use of technology has gone up. So we have video-based infrastructure in classrooms where live videos can be shown, where a lot of pre-recorded information can be shown. So definitely technology is useful till the time it aids the development of the student. But for example, if you are using ChatGPT to make all your projects, then you are not learning for yourself. You are not gaining real learning. So technology is good, but the learning has to be individual. It has to be experiential, and end of the day, the aim of education is to make an individual skilled,
upskilled, cross-skilled, hard skill, soft skill, character, the sense of what life is all about, and how you can be right, take the right decisions. So till the time technology aids all this process, it's good. Beyond that, it starts playing a negative role. सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस टॉपिक को, और मैं इसमें कोई एडिशन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो बातें सर ने कही हैं वही मेरा भी मानना है और वही मेरा थॉट प्रोसेस है। तो यार इसमें मैं कुछ एडिशन नहीं करूँगा और ना ही कोई अपना ओपिनियन शेयर करूँगा। तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। क्या आपको लगता है कि शिक्षा में तकनीकी प्रगति के कारण डिजिटल विभाजन बढ़ रहा है, या क्या इसे पर्याप्त रूप में संबोधित किया जा रहा है? Well, for sure, we are seeing dumbing down of students, of people who are using technology for the wrong reasons. If you have to create a project for your college or school, and you are using ChatGPT blindly, then of course you are dumbing down, right? If you are asked some questions and you surreptitiously use technology without showing it to your teacher, then of course you are dumbing down, right? So we are seeing dumbing down, which is not a good thing. Indian education used to be so tough that, as compared to Western countries, that our students always used to excel in maths Olympiad and spelling bee contests, etc. Is it good for a large number of people from all strata of society? So is there a digital divide? The traditional schools in India are still teaching the old way. They don't have the resources to use technology, to have the right infrastructure in school. And the colleges also, there are two type of colleges now: the private ones which charge quite a lot, and the public ones which charge very less. So there is in the sense that people have smartphones and people have Wi-Fi, there is not so much of a digital divide, because India has a huge number of Wi-Fi connections and smartphones. So in that sense, technology has percolated down. In the other sense, because the states, the Indian states, they still teach in their local languages and don't teach so much of English. So there is a language divide. And because internet content is largely in English, in that sense, there is a divide for sure. Is the divide lessening or increasing? Well, my sense is surely it is lessening, and more and more technology is in the hands of the lower strata of society, the bottom of the pyramid, which augurs well for the future of education, and which shows the way forward as well. And now we'll soon have a satellite based internet, so even in remote areas the internet will be available, and there will be handsets which will provide the access to internet using satellite, which means that technology will go deeper. The government of India has also done a huge activity for the villages. There is 6 lakh kilometers of optic fiber which the government of India has laid till the villages, and right now the infrastructure is being created for the village panchayats to utilize this infrastructure, this internet provided to the whole village. And once this gets activated properly, right now there are a lot of teething troubles. So once this gets activated, you can imagine that even a poor person living in a village will have access to high speed Wi-Fi. How it will change education for them is anybody's guess, but my sense is it will do a lot of good.
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी स्किल्स है सर जो कि आजकल के बच्चों को पढ़नी चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन पाए। तो यार देखो, ये क्वेश्चन पूछने का मेरा मेन मोटिव ये भी है क्योंकि आजकल बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको डायरेक्शन नहीं मिलती या गाइडेंस नहीं मिलती कि यार उनको कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो कि सीखनी चाहिए। देखिए, इसका बहुत ही अलग जवाब है मेरे पास। देखिए, आप चाइना में कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स पढ़ाई जाती हैं। कन्फ्यूशियस क्या कहता है? कन्फ्यूशियस कहता है कि एक जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो सेंटर है गवर्नमेंट का वो स्ट्रांग होना चाहिए, कि जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं हम कहें कि कल हम अच्छे लीडर को सपोर्ट करेंगे और अपनी कंट्री को स्ट्रांग करेंगे। ऐसी कोई भी टीचिंग आपको इंडियन स्टडीज में नहीं मिलेगी। वो बात करते हैं इंडिया में ये हुआ वो हुआ, जैसे कि कोई बॉलीवुड की पिक्चर चल रही है। ये मुगल आए मार के चले गए, अंग्रेज आए मार के चले गए, और एक गांधी जी ने नेहरू जी ने बचा लिया। बिल्कुल बकवास। इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। 30% जीडीपी, 33% जीडीपी इंडिया का था, इवन एज रिसेंट एज 1750। उसके बाद ब्रिटिश ने खाली कर दिया इंडिया को, $45 ट्रिलियन ले गए। तो हमने अपनी गवर्नमेंट्स को स्ट्रांग नहीं रखा, हमने वीक लीडर्स को सपोर्ट करा। उसका हमने क्या नतीजा भुगता कि आज इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड के जीडीपी का 3 या 4% से ऊपर नहीं है। तो हमें चाइना से ये सीखने की जरूरत है। इसी तरह से जापान से क्या सीखने की जरूरत है कि जापान को न्यूक्लियर वेपन गिरा के यूएस ने कंट्रोल कर लिया। उनके राजा को जो सन गॉड का डिसेंडेंट मानते थे उसकी पावर ले ली। लेकिन आज भी जापान अपने ग्लोरियस पास्ट को सिखाता है हिस्ट्री बुक्स में। बच्चों की अंदर सेल्फ एस्टीम भरता है। बच्चों को ये भी चीजें सिखाई जाती है, खाना कैसे बनाना है, स्कूल को साफ कैसे रखना है, अपने हाथ से साफ करवाता है बच्चों के। एक क्लास में दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना कैसे बैठना है, दूसरों की ओल्ड एज के लोगों की हेल्प कैसे करनी है। ये सोसाइटी के वो पार्ट हैं जो अगर बच्चा स्कूल में नहीं सीखेगा तो कहां सीखेगा। तीसरा पार्ट, आप किसी भी मुस्लिम कंट्री चले जाइए, वो आपको स्कूल में कुरान सिखाते हैं। आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री चले जाइए, वो आपको बाइबल के बारे में जरूर सिखाएंगे। वो कहते हैं वो सेक्युलर है, यूरोप कहता है वो सेक्युलर है, यूएस कहता है वो सेक्युलर है, लॉज लेकिन क्रिश्चियनिटी के चलते हैं। इंडिया में सेक्युलरिज्म के नाम पे धोखा हो रहा है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के पास पूरा कंट्रोल है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, मदरसे चला रहे हैं और अलग अलग उनके मस्जिदें चल रही हैं, उनका उन्हीं की कम्युनिटी का कंट्रोल है। उसी तरह से क्रिश्चियन लोगों के पास स्कूल्स का कंट्रोल है, अपने चर्चेस का कंट्रोल है। लेकिन हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनका इंडियन गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है। अब इसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि जो हिंदू दान करता है टेम्पल में, वो हिंदू के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी टीचिंग्स हैं वो आगे फैलें और लोगों तक जाएं, सनातन धर्म आगे बढ़े, और वो सारी अच्छी टीचिंग्स जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं वो दुनिया में फैलें। उसके लिए करता है वो टेम्पल में दान, और वो पैसा गवर्नमेंट ले जाती है और उसको अलग अलग चीजों पे खर्च कर देती है। अब आप मुझे बताओ ये सही है? तो भगवत गीता अगर क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी तो बच्चा अच्छा कैरेक्टर कैसे बनेगा? उसका जिंदगी को किस नजर से देखना है, उसकी नॉलेज कहां से आएगी उसके पास? सिर्फ टेक्निकल स्किल ले लेना कि कंप्यूटर कैसे चलता है, मैथ्स कैसे होती है, और जब लाइफ फेस करेगा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा।
कमा रहा होगा लेकिन लाइफ के क्वेश्चन से डील नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद गुरुज के पास जाना ही पड़ता है, श्री श्री रविशंकर जी की बातें सुननी पड़ती हैं, इतनी अच्छी बातें बताते हैं, सिस्टर शिवानी की, और थिच नाथ हाना कंबोडियन मॉन्क हैं जो बुद्धिज़्म की अच्छी टीचिंग्स देते हैं, और सदगुरु जो लाइफ को इतना टेक्निकल तरीके से इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं, या फिर ओशो जो अध्यात्म को बहुत ही गहरी तरह से समझाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये बुरी बात है इन लोगों से सीखना, लेकिन वही चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि हम सेकुलर हैं, बाकी देश सिखा रहे हैं, हम अपनी ग्रंथों के नहीं सिखा रहे। तो ये मैं मानता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आज के टाइम में, क्योंकि ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, कमाई करना डिफ़िकल्ट है, रिलेशनशिप्स डिफ़िकल्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों का, तो लोगों को लगता है उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरे पास 5 ऑप्शन होनी चाहिए, मैं शादी करूंगा तो मेरे पास 10 ऑप्शंस होनी चाहिए। तो ये जो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है कि वो उसके पास ये स्किल्स नहीं है जो होने चाहिए। यार मुझे अब इस आंसर को सुनने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि मेरा जो शो है और ये आइडिया है ना वो सक्सेसफुल रहा। सर ने जैसे बताया है ना वैसे ही मेरा मानना है, और मुझे तो सच में ये लगता है कि सर का मेरा जो कैरेक्टर है वो 3 इडियट्स में आपने रेंचो का कैरेक्टर देखा है वैसा है, वही सेम आइडियोलॉजी, कुछ अलग करने का विज़न, कुछ अलग करने की जब ठान ली तो करके रहते हैं वही। तो यार आई वुड से एक्सीलेंट आंसर, बेस्ट आंसर, और मेरा फेवरेट आंसर है ये इस पूरे पॉडकास्ट में से। सारे जो आंसर्स हैं वो बेस्ट हैं, बट मेरा फेवरेट पूछोगे तो यही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हाउ डू यू थिंक द एजुकेशन सिस्टम इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स, आर देयर एनी गैप्स? अभी आपने क्वेश्चन पूछा हाउ डू यू थिंक द एजुकेशन सिस्टम इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द फ्यूचर वर्कफोर्स, आर देयर एनी गैप्स? देखिए ऐसा है कि आजकल के बच्चे को टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये सीखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करते हैं। मतलब चैट जीपीटी कैसे बना वो एक थ्योरेटिकल विषय हो सकता है, लेकिन चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है अपनी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए। इतनी सारी स्क्रीन्स हैं, इतनी एप्स हैं, उन एप्स को यूज कैसे करना है अपनी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये मानता हूं कि गैप्स हैं, बहुत गैप्स हैं। जैसे कि क्या हम स्कूल में सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम अपनी एजुकेशन को ऐसे रख के बैठे हैं जैसे सबको क्लर्क बनना है। जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन बनाई थी, मैकॉले ने, जिसमें इंडियंस को ब्रिटिशर्स का क्लर्क बनाने की एजुकेशन दी जाती थी, आज वही एजुकेशन चल रही है। आपको बताया कि बिजनेस कैसे सेट करते हैं, क्यों सेट करते हैं, सोसाइटी से कैसे हेल्प होती है सोसाइटी में। आपको बताया पर्सनल फाइनेंस कैसे करते हैं, अपने पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे उसको सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, कैसे रिटर्न लेते हैं मनी से। आपको बताया कि एम्प्लॉइज के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, अगर और एम्प्लॉइज को कैसे मोटिवेट रख सकते हो ताकि वो आपके लिए काम करें। आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि वो एक नया फील्ड है जिसमें आपको आगे ग्रो करके आप यूएस और यूके और यूरोप और चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, जापान, उनसे compete कर सकते हो। ये सारी चीजें आज बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मतलब ये सारी चीजें नहीं पढ़ता, वो जनरल और चीजें पढ़ता है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहा है, और जिंदगी की समझ लेने के लिए उसको दूसरे लोग बाहर सीखना पड़ता है, कॉलेज से बाहर सीखना पड़ता है, फैमिली से सीखना पड़ता है अगर उसको फैमिली सपोर्ट है तो, नहीं तो दोस्तों से सीखना पड़ता है, नहीं तो कॉर्पोरेट लाइफ में जाता है तो कहीं ना कहीं से लेफ्ट राइट सेंटर से सीखना पड़ता है।
तो ऐसा क्यों है? ट्यूशंस लेनी पड़ती हैं। अब जो फिजिक्स के थ्योरम हैं या केमिस्ट्री के लॉज हैं या मैथ्स के थ्योरम्स हैं, वो तो साइंटिस्ट को काम आते हैं ना, इंजीनियर्स को काम आते हैं, वो रियल लाइफ में तो काम नहीं आते। और अगर आप बीकॉम करते हो तो बीकॉम के अंदर भी आपको बिजनेस करना चाहिए, ये तो नहीं सिखाया ना किसी ने। तो गैप्स हैं बहुत। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जहां पहुंच गई है, जो हमारा स्कूल करिकुलम है, कॉलेज करिकुलम है, वो कोप अप नहीं कर पा रहा है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं मोदी गवर्नमेंट, उसमें बहुत रिफ्रेशिंग चेंज है, बहुत रिफ्रेशिंग चेंज है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इंस्टीट्यूशंस को, और इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट कर रहे हैं, नई टाइप के कोर्सेज बना रहे हैं, चेंज हो रहा है। लेकिन और भी चेंज लाने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों है कि इंडिया के ही 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स या 25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हर साल बाहर जाके पढ़ते हैं? जो भी आदमी के पास पैसे रिच होता है वो सोचता है बच्चे को बाहर पढ़ाऊं। ऐसे क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गैप है। अगर आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज दुनिया में देखो, इंडिया की सिर्फ आईआईटीज आती हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आता है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस आता है, बस। बाकी सारी, जबकि चाइना जिसने बाद में राइज करना शुरू किया, उसकी बहुत यूनिवर्सिटीज हैं टॉप 100 में, और वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। चाइनीज, रशियंस अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, फ्रेंच अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जर्मन अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, स्पेनिश अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जापानीज अपनी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, मलेशियन अपनी लैंग्वेज में, इंडोनेशियन अपनी लैंग्वेज में, फिलिपिनो अपनी लैंग्वेज में। लेकिन हम इंग्लिश पकड़ के बैठे कि भाई इंग्लिश से हमारे को बहुत फायदा होगा। जितना फायदा होना था हो चुका। अब हमें अपनी लैंग्वेजेस के अंदर स्टडीज डेवलप करनी चाहिए, ताकि जो एक स्टेट के अंदर गरीब बच्चा है, जो स्टेट के स्कूल्स में पढ़ रहा है, वो भी अपना करियर बना सके, और इंग्लिश जो है वो उसके लिए ऑब्स्टेकल ना हो, इंग्लिश उसके लिए एक ग्लास सीलिंग ना बन जाए जिसकी वजह से वो राइज नहीं कर पा रहा। तो ये मैं सोचता हूँ। और जनरली हमारे एक बहुत चीज़ है कि नया कंटेंट हम ऐड, सिलेबस हम ऐड करते रहते हैं अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लेकिन डिलीट नहीं करते। उसकी वजह से इतना ओवर कंटेंट है सिलेबस का, और स्क्रीन्स भी इतनी ज़्यादा हैं बच्चों के पास, तो बच्चे लोग कोप अप नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि कंटेंट को प्रून करने की, कम करने की भी ज़रूरत है। आई एग्री विद यू सर ऑन ऑल द पॉइंट्स जो आपने कहे कि हाँ यार, एजुकेशन इंडस्ट्री में, एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत से गैप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन को मैं ये विश करूँगा कि यार उनको जो एजुकेशन मिले वो प्रैक्टिकल बेस्ड मिले, उनको सारे यूज़ केस बताए जाएं, प्रोज बताए जाएं, कॉन्स बताए जाएं। इस चीज़ में ये ना बताया जाए कि यार चैट जीपीटी बना कैसे, हमें ये बताना चाहिए कि चैट जीपीटी का यूज़ कैसे। परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। अब अपन बात करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और आपको अब मैं एक चीज़ बताता हूँ सब लोगों को, कि जो मैंने लास्ट क्वेश्चन है वो इंग्लिश में बोला, बट यार मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसको मैंने इजीली टर्म्स में इंग्लिश में बताया जिससे सबको समझ आए। तो अब ज़रूरत नहीं है कि यार मैं हिंदी में बताऊँ, इंग्लिश में बताऊँ, आप लोग इजीली समझ पाओगे। हाउ कैन एजुकेटर्स फॉस्टर क्रिएटिविटी and critical thinking in students beyond traditional curriculum standards? देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वो फिक्स टाइम के हिसाब से अपने माइंड को नहीं चलाता। वो ये नहीं चलाता कि मैं, मम्मी ने बोला है 11 to 12 के बीच में पेंटिंग करके दिखाऊं, तो और किसी टाइम मेरा करने का मन ही नहीं करेगा। वो ऐसा भी नहीं करता कि मेरा सिंगिंग का टाइम 1 बजे है तो मुझे 1 बजे ही गाना गाना है। दूसरी बात, 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते। एक बच्चा 15 मिनट में कोई चीज सीख लेता है, एक बच्चा 1 घंटे में सीखता है। एक बच्चा 15 मिनट में सीखने के बाद भी भूल जाता है, लेकिन हो सकता है कि जो 1 घंटे में सीखा उसको पूरी जिंदगी याद रहे। तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम
एक क्लास के अंदर 40, 45, 50 बच्चे भर देते हैं और फिक्स्ड क्लासेस होती हैं और बच्चे कोप अप नहीं कर पा रहे होते इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के बीच में, और उनको बाद में घर जाने के बाद ट्यूशन्स लेना पड़ता है। यानी सेम चीज़ वो डबल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पैसे भी डबल दे रहे हैं। वो गैप है एजुकेशन में। क्रिएटिविटी, जैसे मदर्स इंटरनेशनल स्कूल है साउथ दिल्ली में, उन्होंने आधारशिला करके एक स्कूल खोला था कि बच्चे को जिस टाइम पे जो चीज़ करने का मन हो उसको उसी टाइम पे वो टीचर प्रोवाइड की जाए जो उसको वो चीज़ करा दे। बच्चा कहे आज मेरा मन है तबला सीखने का, तो उसको टीचर मिल जाए तबला सीखने के लिए। वो चला नहीं कॉन्सेप्ट चला नहीं, बिकॉज इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है कि रिसोर्सेज ऐसे प्रोवाइड करना एट द बैक एंड कॉल ऑफ द स्टूडेंट वो बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन आज आप देखो कि जिन लोगों के पास पैसा है वो अपने बच्चे को IGCSE या IB स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, जिसमें क्लास में सिर्फ 8 से 10 या 15 या 16 बच्चे होते हैं। और जो एजुकेशन करिकुलम है वो आपको आर्टिकल कैसे लिखते हैं, अच्छे वर्ड्स कैसे चूज करते हैं, एक कॉमिक अगर बनानी है तो वो डिज़ाइन कैसे करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। हॉर्स राइडिंग। अब उसका फ्लिप साइड ये है कि जो IB का बच्चा है वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे यहाँ 12th के बाद, उनसे कोप अप नहीं कर पाता, तो उसको या तो अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है या OP जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ना पड़ता है या शिव नादर में, जो 7.5 लाख पर ईयर वाले कॉलेजेस हैं जो बहुत एक्सट्रीम हाई फैसिलिटीज़ देते हैं और चार्ज भी करते हैं और उनके अंदर घुसना आसान होता है, तो उसको वहाँ पढ़ना पड़ता है। या फिर मोस्टली उसको इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, जर्मनी चला जाए पढ़ने के लिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, डिपेंडिंग कि वो कितना पे कर सकता है। तो जर्मनी सबसे सस्ता है, 10 लाख रुपए में हो जाती है एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन है। वो 10 लाख भी फीस नहीं है, वो रहने का खर्चा है। गवर्नमेंट एजुकेशन वहाँ हाई क्वालिटी की है और फ्री है। सिंगापुर आप जाओ 50, 60, 70 लाख में आप बच्चा कोर्स करके आ जाएगा। हांगकांग जाओ उससे भी कम लगेंगे। कनाडा जाओ 1 करोड़, US जाओ 2.5-3 करोड़ 4 करोड़, UK जाओ 3 करोड़ 4 करोड़। तो अगर आपको इंडिया की हाई पॉपुलेशन ड्रिवन सिस्टम से निकल के एक्सक्लूसिव सिस्टम्स की तरफ आना है तो आपको शेल आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू शेल आउट मनी। लेकिन ऐसे सिस्टम्स हैं जो अब जैसे इंडिया का सिस्टम से जब पढ़ के बच्चे US के सिस्टम में जाते हैं, वहाँ पे टीचर आता है, आपको थोड़ा सा कुछ सिखा देता है कि इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में क्या कॉन्टेक्स्ट है, उसके बाद आप ही को रिसर्च कर करके रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो इंडिपेंडेंट रिसर्च करना, किसी चीज़ को लर्न करना, वो सिखाते हैं आपको, कंटिन्यूअसली वही सिखाते हैं। और साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं कि आप चूज़ करो आपको कौन से सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फिक्स करिकुलम करना है। सो आई वुड से दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। और इंडिया में तो बहुत स्कोप है एजुकेशन सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी लाने का, और मोदी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके, जिसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी दी है स्कूल्स को और कॉलेजेस को। और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मैं ये मानता हूँ कि जो एक बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होती है, ओरिजिनल थॉट होती है। अब जैसे काफ़ी स्कूल्स में मॉक यूनाइटेड नेशंस MUN शुरू हो गया है, तो वो आपको डिबेट करना, क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना किसी नए टॉपिक के बारे में, नई कंट्री के बारे में, नए इशू के बारे में, तो ये सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं और धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, और आई थिंक वे फॉरवर्ड भी यही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एपिसोड के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है, कैन यू शेयर ए स्टोरी अबाउट ए टाइम व्हेन यू विटनेस्ड ए ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर ए स्टूडेंट और टीचर दैट रियली स्टक विद यू?
1998 में जब मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट मुझे मिला इंडोरामा सिंथेटिक्स नागपुर में। तो वहाँ पर मिस्टर SR सिंघवी थे जिनको डायरेक्टर ऑफ HR थे, और उनको एक कॉलेज से मैनेजमेंट लेके आई थी ताकि वो कैंपस के अंदर एक MBA कॉलेज सेटअप कर सकें। MBA कॉलेज सेट नहीं हो पा रहा था बिकॉज वहाँ पे स्ट्राइक्स चल रही थी वर्कर्स की बहुत। C2 जो लेबर यूनियन था लेफ्टिस्ट, बहुत वायलेंट था और वर्कर्स काम पे नहीं आ रहे थे। तो मिस्टर SR सिंघवी खाली बैठने वाले लोगों में से थे नहीं, तो उन्होंने हम लोग जो मैनेजर्स थे उनके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया 15 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम। और पहली बार जब उन्होंने अपनी क्लासेस हमें देनी शुरू करी, पहली बार मैंने लाइफ में रियलाइज़ करा कि एप्लीकेटिव एजुकेशन क्या होती है। मतलब मैनेजमेंट थ्योरी को उन्होंने ऐसे समझाया जैसे कि बच्चों की चीज़ हो। मतलब बच्चों के क्वेश्चंस के इतने सिंपल तरीके से वो आंसर करते थे और इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करके जो बच्चों को समझ में आए। और वहीं से मेरी जो लाइफ की थ्योरी थी वो डेवलप हुई, सिंप्लीफाइंग लाइफ एंड इंडस्ट्री विद मीनिंगफुल टॉक्स। और 2016 में जब मैंने कंसल्टेंसी वेंचर्स खोला तो मैं आज तक 500 से ज़्यादा टॉक्स दे चुका हूँ। मैंने IITs, IIMs, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, US, UK, सिंगापुर, VCTV वेंचर कैपिटल TV सिंगापुर बेस्ड था। मैंने उनके लिए 51 पैनल शोज़ किए अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, और पूरे दुनिया से लोग आते थे वहाँ पर डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए। तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन, जो मेरी फर्स्ट रे ऑफ इंस्पिरेशन थी, वाई आई डिड MBA ऑल्सो आफ्टर इंडोरामा सिंथेटिक्स, वॉज मिस्टर SR सिंघवी। और मिस्टर SR सिंघवी बहुत सालों बाद मुझे मन करा उनसे बात करने का। मैंने इंटरनेट पे सर्च करा, उनका मुझे नंबर मिल गया। मैंने उनको बोला, सर आपने उस टाइम पे जो विद्या की रोशनी दिखाई थी, उस वजह से आज मैं 500 से ज़्यादा टॉक्स, पैनल डिस्कशंस, पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब, गूगल, 250 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं मेरे, इंक 42, बिजनेस वर्ल्ड। मैंने उनको क्रेडिट दिया, मैंने उनको थैंक यू किया। टीचर्स डे पर मैंने उनको एक फ्लावर्स भेजे, और आई डोंट नो अभी वो कहाँ होंगे, बट आई ऑलवेज रिमेंबर हिम फॉर बीइंग सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। तो हमने जो आज का डिस्कशन किया वो मेरी जर्नी एजुकेशन में कैसे रही, मेरा अभी एजुकेशन में कैसे रोल है, उसका करियर में मेरा क्या इन्फ्लुएंस रहा है, और जो मेरी अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन है वो किसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, टेक्नोलॉजी कैसे एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, कोई टूल्स कौन से अच्छे हैं उसमें, टेक्नोलॉजी हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए भी या नहीं, और जो ये अमीरों में और गरीबों में एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो रहा है उसके बारे में, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स कौन से हैं जो स्टूडेंट्स को लर्न करने चाहिए, और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर पा रहा है या नहीं, और हम कैसे क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में जनरेट कर सकते हैं, और कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसे टीचर मेरी लाइफ में जिन्होंने बहुत मेरे को इन्फ्लुएंस किया। ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसी से कुछ सीखने को मिला होगा। दिस इज़ तुषार कंसल साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट टू यू। सर ने बहुत अच्छे से समराइज़ कर दिया कि हमने कौन सी बातें करी हैं इस एपिसोड के अंदर, एंड कैसे आप लोगों को लाइफ के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें करनी है। देखो यार, मैं अपना सजेशन देता हूँ आप सब लोगों को, और अपनी लाइफ में भी मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता ही हूँ कि यार अगर आप विद्यार्थी जीवन जियो ना, कि यार आप हर समय एक विद्यार्थी बनो। विद्यार्थी क्या होता है? जिज्ञासु इंसान होता है कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है। सर को आप खुद देखो, अभी तक बुक्स को रीड करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल इंसान है। हमें भी ऐसे ही सक्सेसफुल बनना है यार। मेरी तो अब एक हैबिट डालनी पड़ेगी मुझे खुद को कि मैं बुक्स को रीड करूँ। मैं सारी चीज़ों में कर रहा हूँ, बट आई हैव टू रीड द बुक्स। मेरी ये आदत अभी नहीं है, मैं डेफिनेटली डालूँगा।
अब यार आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि यार फिर सर हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड्स में रहेंगे या नहीं रहेंगे। देखो यार सर एक हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं अपने सर को लिटरली एक इंस्पिरेशन की तरह मानता हूँ। तो सर डेफिनेटली हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में रहेंगे। स्टार्टअप बिजनेस एक नया एपिसोड हम लोगों ने शूट कर लिया है, जिस पे हम लोग बात करेंगे स्टार्टअप फंडिंग के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में जो कि आपके क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू स्टार्टअप। वो एपिसोड ऑन ईयर होगा 15 नवंबर 2024 को। तो आप ज़रूर जाके देखिएगा उस शो में, मतलब एपिसोड में, कि आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं बिजनेस को। यूथ आइकन इन सब का जो भी एक मोटिव होता है, वो सारा मोटिव यही होता है कि एक यूथ को अच्छा बनाना। मैं कोई यूथ आइकन नहीं या कुछ वो नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक इंसान है ना अपनी लाइफ में अच्छा करे, क्योंकि गिरता हुआ इंसान मैं नहीं देख सकता। और जब एक इंसान गिर रहा होता है ना, उसमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यार वो खुद खड़े हो सके। बस साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस एपिसोड, विभांशु फ्रॉम सफलता की बातें शो। मीट यू गाइस इन एपिसोड सेकंड, जो कि होगा स्टार्टअप बिजनेस पे। बाय।